वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए दूसरी क्लास हमारी पार्ट नंबर 2 आपके लिए लेके हैं। इससे पहले आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान के संदर्भ में पहला पार्ट दिया जा चुका है। तो करंट अफेयर्स 2021-22 संपूर्ण निचोड़, और ये समझना ही अगर आपने क्लासें निरंतर देख ली तो आपका न कोई इंटरनेशनल न कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस कमी रह जाएगी तो आपकी कि आप इसको किस प्रकार देखते हैं, आराम से देखते हैं, स्पीड से देखते हैं, कितना याद रखते हैं, वो आपकी बात है। तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। राजस्थान करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छों की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इसलिए आप पीछे असफल हुए हैं, किसी भी प्रकार आपका कोई भी कारण रहा है, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है, निरंतर अध्ययन करना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है, यह कब शुरू हुई? देखो, ज्यादातर टारगेट हमें पढ़ने का जो तरीका है वो पिछले 2021 के 6 महीने या मान के चलो सितंबर से लेकर, और राजस्थान पुलिस का पेपर मई में है तो आपको मार्च तक का डाटा पढ़ना पड़ेगा। मार्च 2022 तक ये इतना डाटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और ज्यादा मैं फोकस इस पे करूंगा। 2-3 परसेंट अलग से कोई आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2026 तक बढ़ाया गया है, यह कब शुरू हुई? तो यह 2017 में शुरू हुई थी। कौन सी अब एक योजना आ गई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। क्या है पूरी डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री तथ्य मैं आपके साथ लेके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मई, यानी एक ही नाम है इसका, ध्यान रखना, किसान संपदा योजना या सम्मान निधि योजना, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वर्ष 2016 से 20 की अवधि के लिए संपदा यानी कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह के विकास के लिए योजना शुरू की गई थी। कब से कब तक? 2016 से लेकर 20 तक। अब बढ़ा कितने दी? 2026 तक। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। कितना? 4600 करोड़ रुपए इस पे व्यय होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना। अब ऐसे प्रश्न आते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसके मुताबिक अब इस योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए विस्तार कर दिया। अब ये योजना तो 2017 की है, लेकिन अब इसमें कुछ विस्तार किया गया, इसलिए अपने आप करंट में हो गई। ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर अपने सोच लेते हैं अरे ये 2017 की कैसी योजना सरकार ने पूछ ली, वैसे नहीं पूछते। अब ये सर इसको बढ़ाया है ना, तो अपने आप करंट में हो गई। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य है कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि के दौरान संसाधनों की होने वाली अनावश्यक नुकसान को कम कर रहा है। अगस्त 2017 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया। यानी जो मई 2017 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई थी, उसका नाम बदलकर उसी समय मई जून के यानी मई में शुरू हुई, अगस्त में क्या कर दिया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि खास महत्व की क्लास है। देश के किस राज्य में लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी और संगीत संग्रहालय खोला जाएगा? बहुत ही खास सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हुआ है, और अभी हाईकोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन भी आ गया कि लता मंगेशकर को किस वर्ष पद्म यानी सॉरी भारत रत्न दिया गया था? तो 2001 में। तो संगीत अकादमी और संगीत संग्रहालय खोला जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? मध्य प्रदेश। तो देखिए, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से मध्य प्रदेश के इंदौर में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संगीत संग्रहालय खोले जाएंगे। इंदौर में लता जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, और इनका निधन हुआ था 6 फरवरी 2022 को। कब? 6 फरवरी 2022 को निधन हुआ था। ये निधन की तारीख याद रखना, बहुत बड़ी शख्सियत थी लता मंगेशकर जी, और 2001 में भारत रत्न मिला। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको, और कुछ समय पहले ही हमारे राजस्थान के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा जोधपुर में है, उसके द्वारा मानद उपाधि भी दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब मध्य प्रदेश की बात आई है तो ताजा ताजा मध्य प्रदेश की बात याद रखना। देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने बाल बजट पेश किया, विधानसभा में बालकों के लिए चाइल्ड बजट पेश किया है, वो मध्य प्रदेश।
दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? देखो, इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। वैसे तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की बहुत सारी न्यूज बनती है, हर चीज में हम नहीं पढ़ सकते। तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? गुलमर्ग। नाम सुना होगा आपने, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के अंदर वो। तो फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। इस कैफे का नाम रखा गया है स्नोग्लू। क्या रखा गया है? स्नोग्लू। इससे पहले सबसे बड़ा कैफे स्विट्जरलैंड में था। क्या है ये कैफे? इग्लू। इग्लू का नाम सुना होगा आपने। इग्लू बर्फ के घर होते हैं। तो बर्फ से बनाए जाने वाले घर को इग्लू कहा जाता है। बर्फ हवा के अणुओं को फंसा लेती है और ये हवा के अणु घर को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। बाहर का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन इग्लू के अंदर ये -60 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इग्लू बनाने के लिए सबसे अच्छी बर्फ वह होती है जो हवा से उड़ाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो आजकल क्या है, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के क्वेश्चन आ रहे हैं ना अपने एग्जाम में, वो ऐसे आ रहे हैं। स्नोग्लू क्या है? एक वायरस है, एक सॉफ्टवेयर है, एक कोई घर है, या कोई इस प्रकार की बर्फ का टुकड़ा है, ऐसे प्रश्न आने लगे। एक आधा आप कभी देखना आएगा। अगला देखिए, देश में पर्वतमाला योजना का संबंध किस कार्यक्रम से है? देश में पर्वतमाला योजना का संबंध किस कार्यक्रम से? या ऐसा प्रश्न आ जाएगा, कोई योजना दे दी, उसका कार्यक्रम दे दिया, तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम से संबंधित है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की है। अब देखो, राजस्थान का बजट तो पढ़ना ही पढ़ना है, इंडिया का भी 22-23 में जो बजट है वो भी मुख्य प्रश्न पिछले पटवारी और एसआई में पिछले साल के बजट में क्वेश्चन आए हैं, तो मैं भी उनको भी लेने यहाँ से कोशिश करूंगा सारे। तो एक तो ये आ गया कि कौन सी राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है? पर्वतमाला। वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पर्वतमाला योजना क्या है? देखिए, पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी डिटेल लेके आ रहा हूँ, ताकि कहीं भी आपको कोई कमी नहीं। बस आपको हर एक चीज को ध्यान रखना है, मुख्य बातें पढ़ते जाना है, ताकि प्रश्न अगर तथ्य से आ जाए तो भी आपका गलत नहीं। इस योजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम कहते हैं पीपीपी मोड में शुरू किया जाएगा, जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर पारिस्थितिकी रूप से स्थायी एक पसंदीदा विकल्प होगा। रोपवे तो सुना ही आपने, कहीं मंदिर में जाना है, कहीं पहाड़ी पे चढ़ना है, तो वो डोले बैठ कर जाते हैं वो। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करने से संबंधित है। यानी रोपवे सबसे ज्यादा क्या होता है? पर्यटन को बढ़ावा। अब अपने तो किसी मंदिर पे चढ़ते हैं, पहाड़ी पे चढ़ते हैं, तो मान लो कहीं मंदिर पे चढ़ने हैं तो उस रोपवे का किराया है 200 रुपए। अब अपने इतना नहीं सोचते कि क्यों 200 रुपए दे, अपने पैदल ही चलते हैं, अपने घूमने चलते हैं। लेकिन जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो अपनी तरह पैदल नहीं चलते हैं गर्मी में, वो फिर इस रोपवे का सहारा लेते हैं। अब जैसे हमारे 500 है तो उनके 1000 होंगे तो भी वो दे देंगे, क्योंकि डॉलर के मुकाबले या अपने मुद्रा के मुकाबले उनके पास ज्यादा होता है। तो वो फिर क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने इसका इस्तेमाल नहीं करते, अपने तो 100 रुपए कहीं ज्यादा ले लिए, तो अभी हम बड़े पैदल चलते हैं, चाहे 5 किलोमीटर चलना पड़े। तो वो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए फायदा होता है। इसमें भीड़ भाड़ वाले उन शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है जहां पारंपरिक जन परिवहन प्रणाली संभव नहीं है। पारंपरिक जन परिवहन का मतलब जाने का रास्ता ही नहीं है। यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ये याद रखना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। तो कौन सी योजना? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। कौन सी? पर्वतमाला। ये बजट में घोषणा हुई है। अगला देखिए, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए। एक आधा आपने पिछले कुछ एग्जामों में देखा, एक आधा अध्यक्ष जरूर पूछा जा रहा है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे भारत का हो। जल्दी आपके लिए पूरा इंडिया का एक, भारत में कौन क्या और राजस्थान में कौन क्या, ताजा अप्रैल की अपडेट आपको उपलब्ध करवा दी जाए। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए एस किशोर को। ये एसएससी कौन सी है? नाम सुना होगा, एसएससी एमटी, एसएससी वैकेंसी आती है अलग, इससे बड़ी होती है यूपीएससी। जैसे अपने भारत में यूपीएससी है, वैसे राजस्थान में आरपीएससी है। अपने भारत में जैसे एसएससी है, उस प्रकार राजस्थान में ये आरएसएमएसएस भी है, ये ध्यान रखना। तो वर्तमान में एसएससी के नए अध्यक्ष एस किशोर कुमार को बनाया गया है और राजस्थान आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? संजय चौधरी है। अब यूपीएससी के नए ताजा अध्यक्ष बने हैं
वो मुझे कमेंट करके बताना। अभी कल ही बनी है ताजा यूपीएससी के, तो बता। तो देखिए 8 फरवरी 2022 को एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में एस किशोर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत है। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प द्वारा 4 नवंबर 1975 को अधीन सेवा आयोग की स्थापना की गई और 26 नवंबर 1977 को कर्मचारी चयन आयोग के नाम से पुनः गठित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, बस ध्यान रखना। ये जो अपने जैसे अधीनस्थ बोर्ड है वो 3600 ग्रेड पे से नीचे की भर्ती करा, उस प्रकार ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करवाता है। अगला देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? हाल ही में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो ये चर्चा में है अटल सुरंग। कौन सी? अटल। तो अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा, किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके एक ऐसा संगठन है जो प्रमाणीकरण के साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध स्थापित करता है। अब देख लो, अटल सुरंग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है और विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह सुरंग, अब ये चर्चा में आगे देखो, 2020 में इसको समर्पित किया गया था, तब पेपर में आई थी, अब ये ताजा फिर अपडेट में आ गई। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहुल व स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। ये पॉइंट याद रखना। हिमाचल प्रदेश के लाहुल व स्पीति जिले में मनाली, कुल्लू मनाली नाम सुना अपने के पास, सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। यह देखो 9.02 किलोमीटर लंबी है। 9 किलोमीटर देखो कितनी होती। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस सुरंग का नामकरण किया गया है। 3200 करोड़ रुपए की लागत वाली सुरंग परियोजना के निर्माण में लगभग 1 दशक का समय लगा है, यानी लगभग 10 सालों में जाके तैयार हुई है। कौन सी? अटल सुरंग। अगला देखिए, 15वें आईपीएल सीजन में 2 नई टीमों का गठन हुआ है, वह कौन सी है? अब चल रहा है आईपीएल, खूब नजारे ले रहे होंगे आईपीएल, और कौन सा चल रहा है? 15वां आईपीएल चल रहा है अभी। 15वां आईपीएल चल रहा है। पहला 2008 से शुरू हुआ था, अब ये 15वां है। इसमें 2 नई टीम आ गई। एक तो लखनऊ खेल रही है, एक गुजरात खेल रही है। दोनों का पता है, गुजरात जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या है, लखनऊ जिसके कप्तान केएल राहुल है। ये 2 टीमें आ गई। अब टोटल आईपीएल में टीमें 10 हो गई। मुख्य तथ्य, आईपीएल 2022 की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के नाम से आधिकारिक घोषणा की गई है और इसका नाम रखा गया गुजरात टाइटंस। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इसके कप्तान है और सीबीसी कैपिटल के पास अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक है। ये याद रखना क्योंकि नई टीम है तो पूछा जा सकता है। दूसरी बनी है लखनऊ। लखनऊ आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली है, जिसका नाम है लखनऊ सुपर जॉयंट्स और इस टीम के कप्तान केएल राहुल है। दोनों ही आपको याद रखनी है। अब मुझे कमेंट करके बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे और अहमदाबाद किस नदी के किनारे, दोनों ही पेपर में आती है। अहमदाबाद और लखनऊ किस नदी के किनारे है। देश के किस स्थान पर अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपयोग साइट घोषित किया गया है? देश के किस स्थान पर अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपयोग साइट घोषित किया है? तो ये किया है गुरुग्राम, और गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। तो देखिए मुख्य तथ्य, हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों साइट घोषित किया है। देखो ये गुरुग्राम है, इसका पहले नाम गुड़गांव था। क्या था? गुड़गांव था। इसकी सीमा अपने राजस्थान से लगती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी सीमा अपने राजस्थान से नहीं लगती है। इसका नाम क्या हो गया? गुरुग्राम। अरावली जैव विविधता पार्क को OECM साइट घोषित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिसंबर 2020 में IUCN को भेजा गया था। अब राष्ट्रीय जैव विविधता बात आती है तो जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को। तो छोटी छोटी बातें याद रखनी, सारा डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाम क्या है? गुरुग्राम हरियाणा। हाल ही में विकलांग लोगों के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नौकरी पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? हाल ही में जो विकलांग लोग होते हैं ना, दिव्यांग, उनके लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित
नौकरी पोर्टल विकसित किया गया, ये किसके द्वारा? तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। देखिए पूरी डिटेल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने विकलांग लोगों के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नौकरी पोर्टल विकसित किया है। वो कौन सा है? वो नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्वराज्यबिलिटी। स्वराज्यबिलिटी रखा गया। अब यहां से प्रश्न आएगा, स्वराज्यबिलिटी क्या है? एक ऐप है, बुद्धिमत्ता के लिए है, या कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई और चीज है? स्वराज्यबिलिटी भारत में अपनी तरह का पहला मंच है। यह पोर्टल उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करेगा और नौकरी तलाशने वालों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का सुझाव देगा। अधिकतम पहुंच के लिए पोर्टल वेब और मोबाइल फोन दोनों पर उपलब्ध होगा। इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ये इंपॉर्टेंट है भी, कोटक महिंद्रा बैंक है वो इसके द्वारा वित्त पोषित है। आईआईटी हैदराबाद ने यूथ फॉर जॉब्स, विजुअल क्वेस्ट और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के सहयोग से मंच विकसित किया गया। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्वराज्यबिलिटी। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 46वां। लोकतंत्र के मामले में भारत को 46वां स्थान मिला है। तो देखिए 10 फरवरी 2022 को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया गया। सूचकांक में पहले स्थान पे नॉर्वे है और दूसरे स्थान पे आइसलैंड है, और सूचकांक में सबसे अंतिम में, अब लगभग उत्तर अंतिम आएगा अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा है। और लोकतंत्र देख लो कितना हो सके, क्योंकि तानाशाही और नौकरशाही व्यवस्था और प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है, ये राजशाही स्थापित हो चुका है। तो अफगानिस्तान। सूचकांक में भारत की स्थिति देखें तो 167 देशों में भारत 46वें स्थान पे है, और भारत को 6.91 अंक मिले हैं। पिछले साल भारत 51वें स्थान पे था। इस सूचकांक में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया। किस प्रकार की? दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में शुरू जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे है? सीधा ही प्रश्न आएगा, सीधा ही पेपर में आ जाएगा। जीवा कार्यक्रम का संबंध है नाबार्ड से। किससे? जीवा कार्यक्रम का संबंध नाबार्ड से। तो देखिए फरवरी 2022 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पर्यावरण अनुकूलन खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। यह नाबार्ड के 11 राज्यों में जारी जल विभाजक, वाटरशेड और वाडी यानी आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाओं कार्यक्रम को तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा। जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य है टिकाऊ आधार पर पारिस्थितिकी अनुकूलन कृषि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना और कृषकों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना। यानी ऐसी खेती की जाए जिससे प्रकृति को कोई नुकसान न हो, पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल हो, कह सकते हैं जैसे जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इस कार्यक्रम के तहत नाबार्ड प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए का निवेश करेगा। जीवा कार्यक्रम को 11 राज्यों में 25 परियोजनाओं में पायलट आधार पर लागू किया जाए। अब नाबार्ड करेगा तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है GR चिंताला। कौन है? GR चिंताला। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा? तो आपको पता है मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। उसका जो पहला स्टेशन होगा, सबसे पहला स्टेशन बनाया गया सूरत के अंदर स्थापित किया जाएगा। सूरत कहां पे है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। तो देखिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी। यानी बुलेट ट्रेन का मतलब बुलेट की तरह चलेगी, जबकि सूरत शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा और दिसंबर 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। इस परियोजना की लागत है वो 1 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें 88,000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका देगी। जीका मतलब जापान की कंपनी है। सीधा पूछ ले कि जो बुलेट ट्रेन चलेगी उसमें आर्थिक सहयोग किसका मिल रहा है? जापान का। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के रूट में 12 स्टेशन होंगे। कितने? 12 स्टेशन आएंगे। 508 किलोमीटर लंबी इस रूट पर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई स्टेशन यानी 12 स्टेशन। ये ट्रेन कितनी रफ्तार से चलेगी? 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दिसंबर 24 तक गुजरात के वापी, बिलीमोरा, सूरत और भरूच 4 में स्टेशन बनेंगे। इन चारों स्टेशनों में सूरत तैयार होने वाला पहला स्टेशन। तो अपने आप इंपॉर्टेंट बन गया कौन सा क्षेत्र? सूरत।
यानी 12 स्टेशनों में सबसे पहला स्टेशन कौन सा बनेगा? सूरत। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? और ये रेलवे विभाग स्थापित करेगा। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दिल्ली में स्थापित होगी। देखिए, हाल ही में रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है और यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। तो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी नई दिल्ली के किशनगंज में। कौन स्थापित करेगा? रेलवे मंत्रालय। अगला देखिए, हाल ही में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? इसका तो आपको पता ही है, मरु महोत्सव 2022 का आयोजन अपने जैसलमेर के अंदर किया गया। ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया जाता है और थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है। तो 13 से 16 फरवरी 2022 तक राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में 4 दिवसीय मरु महोत्सव, देखो वैसे ये 3 दिवसीय होता है, 14 से लेकर 16 तक हुआ था, लेकिन 13 से जब वो जैसलमेर दुर्ग से वहां से झांकियां वगैरह निकालते हैं, शुरुआत करते हैं, तो इसको 13 फरवरी से मान लिया जाता है। तो कभी ऑप्शन में आएगा तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि 13 से 16 की 14 से 16, ऐसे नहीं मिलेगा। पर्यटन विभाग ने इस बार मरु महोत्सव को उम्मीदों की उड़ान का नाम दिया, ध्यान रखना। तो क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मरु महोत्सव है, कोई भी महोत्सव है, कोरोना की वजह से स्थगित हो रही है, तो उम्मीदों की उड़ान यह सालम सागर तालाब की पाल पर आयोजित किया गया। सालम सागर तालाब की पाल पर 7 फरवरी 1979 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने मरु महोत्सव का शुभारंभ किया था। अब लगातार ये चलता रहा। तो जैसलमेर के पोखरण में 4 दिवसीय। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष किसके बनाए गए? सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए विनीत जोशी को। तो जितने भी नए नियुक्तियां हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, 14 फरवरी 2022 को आईएएस विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया। बस इतनी चीजें ध्यान रखना, मैं ज्यादा कोई चीजें नहीं बताऊंगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकारी व निजी विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है। नागरिक सेवा क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इजराइल। कौन सा? इजराइल। तो देखिए, हाल ही में इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मिस स्टारलाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणित करने जारी किया गया था। इसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम द्वारा निर्मित और विकसित किया गया। तो इतना याद रखना, इजराइल। 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। बहुत ही चर्चा में स्थान है भुवनेश्वर, उड़ीसा। आपको पता है स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी योजना चली थी, जून 2015 में चल रही है अभी। उसमें जो 100 शहर शामिल है उसमें पहला शहर भुवनेश्वर ही। तो देखिए, मुख्य तथ्य, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में केरल की महिला टीम और हरियाणा की पुरुष टीम ने खिताब जीता। हुआ कहां पे 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, पहला है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को। जी अशोक कुमार को। तो देखिए, केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल, ये एडमिरल कौन होता है? हमेशा नौसेना का जो अध्यक्ष होता है उसको एडमिरल कहते हैं, थल सेना का अध्यक्ष होगा उसको जनरल कहते हैं, और वायु सेना का होगा उसको एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। पिछले साल के अंत में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने इस पद के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। देखो, ये पहली बार पद सर्जित हुआ है। कौन सा? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। तो ये ध्यान रखना, पहली बार ये पद सर्जित हुआ है, तो पहले इसके समन्वयक नियुक्त हुए तो पेपर में आ सकता है जी अशोक कुमार। एनएमएससी यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, एनएससी अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के समन्वय में काम करता है।
और ये एकजुट नीतियों समुद्री क्षेत्र में काम करेगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफे डिफेंस यानी डीईएफ डिफे एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। तो देखिए, गांधीनगर गुजरात में 10 से 14 मार्च के बीच एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी, ठीक है, इस 10 से 14 मार्च को हो चुका है। इस आयोजन में अब तक 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने अपनी भागीदारी पुष्टि की और 1000 ड्रोन डिस्प्ले इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण केंद्र हुआ। बस आपको इतना याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर किस नदी के किनारे है, ये मुझे कमेंट करके बताएं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां किया? जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई कोर्ट एलडीसी में एक क्वेश्चन आया था अभी अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में जो शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था वो क्वेश्चन आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भी उद्घाटन, जहां भी लोकार्पण किया, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन इंदौर में किया, और ये इंदौर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। इंदौर नगर निगम के अनुसार इस बायो सीएनजी प्लांट से आने वाले कुछ सालों में इंदौर में करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलेगी। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र में हर रोज 550 टन गिल्ले कचरे से 18,000 किलोग्राम बायो सीएनजी और बड़ी मात्रा में कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बल बनी है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बल बनी है, ये दिल्ली पुलिस बनी है। कौन सी? दिल्ली पुलिस। तो देखिए, दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई। दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 16 फरवरी 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्मार्ट कार्ड और शस्त्र ऐप को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 यह प्रावधान करता है कि दिल्ली विधानसभा पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जो दिल्ली की विधानसभा है, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें पार्टी कौन सी? आप पार्टी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। वहां क्या है? पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इन तीनों भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था। बाकी राज्यों में पुलिस राज्य सूची का विषय, जैसे अपनी राजस्थान पुलिस है वो राज्य सूची का विषय, लेकिन दिल्ली पुलिस है ना, वो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र के अधीन काम करती है। जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती वगैरह आती है ना, तो केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा इसके ऑर्डर जारी होते हैं, तो ध्यान रखना। अगला, प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में तिहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। प्रथम श्रेणी जो मैच होते हैं और इसमें डेब्यू किया, यानी पहला ही मैच खेला और पहले मैच में ही तिहरा शतक लगा दिया, ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। इनका नाम है शकीबुल गनी। क्या नाम है? शकीबुल गनी। बिहार के 22 साल के क्रिकेटर शकीबुल गनी ने प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में तिहरा यानी 300 से ऊपर शतक लगाने वाले दुनिया, यानी एक ही मैच में 300 से ज्यादा। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार की ओर से खेलते हुए मिजोरम के खिलाफ मैच में 405 गेंद में 341 रन की पारी खेली। तो इसको याद रखना, किसमें? रणजी ट्रॉफी में। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, पक्का ही प्रश्न आएगा और आपकी पसंद की फिल्म है और आपने डायलॉग भी बहुत सुने होंगे। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और उस फिल्म का नाम है पुष्पा। शायद जो क्रिकेट, जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं या जो फिल्में वगैरह देते हैं, उन्होंने फिल्म देखी होगी पुष्पा। तो देखिए, दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। इसमें फिल्म ऑफ द ईयर तो पुष्पा फिल्म को, जबकि बेस्ट अभिनेता है उसका अवार्ड रणवीर सिंह को मिला। उन्होंने जो भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीता था, फिल्म 83 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उस पर फिल्म बनी थी। फिल्म 83 बनाई है
उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है कीर्ति सेनन को। और कौन सी फिल्म है? फिल्म मिमी के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया शेरशाह को। किसको? शेरशाह। अब नाम आया शेरशाह, ये तो फिल्म है शेरशाह, मैं अलग से बता रहा हूँ। एक सूर्यवंश का शासक आया था शेरशाह, उसका मकबरा कहाँ बना हुआ है ये मुझे कमेंट कर। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके उत्तर आप देना। अगला देखिए, जल जीवन मिशन के तहत चंबा देश का 100वां, ये 100वां नहीं है, 100वां हर घर जल जिला बनाया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? ये जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है 2019 से, कि पूरे देश के अंदर लगभग सभी राज्यों में हर घर के अंदर जल उपलब्ध करवाया जाएगा। और हमारे केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मंत्रालय ने 100वां जिला बन गया जिसको जल उपलब्ध करवा दिया है, वो है चंबा। और ये चंबा कहाँ पे है? ये चंबा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। टारगेट है 2024 तक हर घर जल कनेक्शन पहुंचाना। तो जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत देश के 100 जिलों में हर घर में नल का पानी पहुंचा दिया गया है। और 100वां जिला कौन सा बना है? चंबा बना है। और चंबा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। जल जीवन मिशन याद रखना 2019 में लॉन्च किया गया था और 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध हो जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि उस देश के अंदर सरकार से है जनता कितनी खुश है, कितनी खुशनुमा है, वो रिपोर्ट जारी होती है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। और 2022 में जारी हुई है, उसमें भारत है वो 136वें स्थान पे है। भारत है 136वें स्थान पे। तो पूरी डिटेल देखो, जारी किसने की? सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। संस्करण कौन सा? 10वां। कुल देश कितने थे? 146। और सबसे बड़ा ये क्वेश्चन बनता है, फिनलैंड लगातार 5वीं बार खुशहाली रिपोर्ट में टॉप पे है, यानी फिनलैंड के अंदर 100 के 100% लोग खुश है हर चीज से। दूसरा है डेनमार्क और आइसलैंड। और फिर मैंने आपको बताया सबसे नीचे आएगा अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान आतंकी संगठन है उसने कब्जा कर रखा है, तो वहां तो खुश होने का मतलब ही नहीं है। तो सबसे नाखुश है अफगानिस्तान। भारत की देखें तो भारत 146 में से 136वें स्थान पे है। पिछली साल 139 में था, 2-3 सुधार हुआ है बस। हाल ही में 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? देखो, पहले हुआ था मिस यूनिवर्स और बहुत चर्चा में रहा था मिस यूनिवर्स, क्योंकि हमारे भारत की चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। लेकिन अब आपको याद रखना है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का ने जीता था। कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। तो 17 मार्च 2022 को पोलैंड की, कहाँ की है? पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देश के किस राज्य में नए जिलों के गठन हेतु रामलोभाया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? देखो, ये होता है राजस्थान। इस क्या नाम है? राजस्थान ने, हमारे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे पूर्व रामलोभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। वो 6 महीने में रिपोर्ट देगी, क्योंकि राजस्थान में जिले कितने? 33। और जगह जगह से मांग उठ रही है कि नए जिले बनाए जाए। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलोभाया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। बोले मुझे 6 महीने में रिपोर्ट दो, कौन सा जिला बनाने के लायक है, कितने बनाने के लायक है, वो पूरी रिपोर्ट देके और फिर देखो 33 के बाद कुछ जिले बनेंगे। इसलिए आपके पास 6 महीने का टाइम है। अब तक राजस्थान में 33 जिले, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लो। लास्ट बार प्रतापगढ़ बना था 2008 में, उससे पहले करौली बना था 1997, उससे पहले हनुमानगढ़ बना था 1994 में, और उससे पहले 1991 में 12 दौसा राजसमंद 3 बने थे, और उससे पहले 1982 में धौलपुर बना था, और उससे पहले 1956 में अजमेर बना। इनकी तारीख वगैरह सारी याद रखो, क्योंकि 6 महीने बाद फिर कुछ नए जिले राजस्थान के अंदर श्योर बने। तो नए जिलों के लिए गठन बता ही दिया, 6 महीने में रिपोर्ट देगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। 17वीं वन रिपोर्ट अभी आई है, 17वीं वन रिपोर्ट 2022 में के अनुसार राजस्थान में कुल कितने क्षेत्र में वन वृद्धि दर्ज की गई है? कुल कितने क्षेत्र में वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.45 वर्ग किलोमीटर में, 25.45 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब बात आती है राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी।
पूरी डिटेल पढ़ो। मैंने आपको 17वीं वन रिपोर्ट करवा दी, इंडिया की करा दी, राजस्थान की करवा दी, फिर भी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो कहीं छूटे नहीं। राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जितना क्षेत्रफल है उसका 9.60% भाग पे वन है, ठीक है। और वन आच्छादित क्षेत्र पूछे तो 4.87% है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी हर 2 साल बाद वन रिपोर्ट आती है, तो 2 सालों में राजस्थान में 25.45 वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इतने वन बढ़े, ये याद रखना। औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु राज्य में 17 औषधीय पौधे संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। अब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3 ही है। कौन से? 3 ही है। एक तो केवलादेव है, एक रणथंभौर है, एक मुकुंदरा हिल्स है। चौथा मधकलेना कुंभलगढ़ प्रस्तावित ही था। 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, इस पॉइंट को नोट कर लेना। और 15 संरक्षित क्षेत्र है। इतने दिन आप 14 पढ़ते थे और 15वां मैंने बता दिया, शाहबाद के जंगल को बना दिया। इसके अलावा राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है। बायोलॉजिकल का मतलब जैविक उद्यान है। जयपुर का नारगढ़, उदयपुर का सज्जनगढ़, कोटा का अभेड़ा और जोधपुर का माचियस पार्क। वैसे 5 है, लेकिन विकसित कितने हो चुके हैं? 4। 5वें का उद्घाटन नहीं हुआ है। ये बीकानेर के बिछवाल में है, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। तो वर्तमान में पूछे 4 संचालित है, 5वां प्रस्तावित है बीकानेर वाला। और संरक्षित क्षेत्र 15, वन्य जीव अभ्यारण्य 27, राष्ट्रीय उद्यान 3। और एक और पूछे टाइगर रिजर्व कितने राजस्थान में? 4 प्रस्तावित, 5वां कुंभलगढ़। 4 कौन कौन से हैं? पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा रिजर्व, चौथा बन गया रामगढ़ बूंदीवाड़ा, जो देश का 52वां है। और पूरे भारत में टाइगर रिजर्व पूछे तो 53 है। कितने? 53। लास्ट बार छत्तीसगढ़ वाला मिला था। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक राजस्थान में वन कहां पे है? उदयपुर में। और सबसे कम वन है चूरू में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन उदयपुर में और प्रतिशत में सबसे कम वन जोधपुर में। सबसे ज्यादा वन वृद्धि हुई है अजमेर में। टोटल 19 जिले हैं जिसमें वनों में वृद्धि हुई है, और टोटल 14 जिले हैं जिसमें वनों में कमी हुई है, और सबसे ज्यादा कमी हुई है जालोर की। ये सारे पॉइंट। आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में है, संरक्षित वन 12 में है, और अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा बीकानेर में। तो पूरा वन का रिपोर्ट आ गया आपके साथ। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां शुरू किया गया है? भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अब प्रश्न एक बार फिर आ गया, हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? ये सारे प्रश्न आते हैं लखनऊ, लखनऊ, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये हैदराबाद, ये किन नदियों के किनारे है? ज्यादा अगर पता हो तो जमशेदपुर भी बता देना, झारखंड में किस नदी के किनारे। प्रश्न सारे पेपर में राजस्थान जीके का पोर्शन पढ़ते हैं तो वहां आते हैं। तो देखिए 8 मार्च 2022 को भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व, यानी 100% महिला ही काम करेगी, चाहे कर्मचारी है तो महिला, ऊपर अधिकारी है तो महिला, सब वाले औद्योगिक पार्क का संचालन हैदराबाद में शुरू हुआ है। राज्य सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की महिला संगठन द्वारा शुरू किए गए इस पार्क में कुल 25 इकाइयां हैं, ठीक है। और फिक्की महिला संगठन द्वारा स्थापित औद्योगिक पार्क देश में अपनी तरह का पहला है। अब ये पहला आ गया ना कोई भी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अगला देखो, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं, तो इस अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा जो महिलाएं होती है, उत्कृष्ट महिलाएं होती है, उनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया। टोटल 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया, ठीक है। 29 महिलाएं आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपने राजस्थान वाली याद रखना। भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली राजस्थान की मांड व भजन लोकगीत गायिका बतूल बेगम को शामिल किया गया 29 में। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जयपुर की है। वैसे इनका निवास यानी जन्म इनका नागौर का है। हाल ही में किस देश के द्वारा एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया गया? प्रश्न इतना ही बन गया, सैन्य उपग्रह नूर 2 यानी नूर का सफलतापूर्वक लॉन्च किया किस देश का? ईरान का। किसका? ईरान। तो मार्च 2022 में ईरान ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर यानी 311 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया।
यह ईरानी इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा सैन्य उपग्रह है। इससे पहले भी इन्होंने 2020 में इसको लॉन्च किया था। फारसी भाषा में नूर का अर्थ होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। और ये अपने परिभाषिक में अपने भी पढ़ती। तो आपको इतना याद रखना है कि ये नूर का संबंध ईरान से। खुजराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? नाम से ही पता चल रहा है खुजराहो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के अंदर। अपने कहते हैं ना राजस्थान का खुजराहो, वैसे उपमा दी गई है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खुजराहो में 48वें खुजराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया। और इस समारोह में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर तले 5 किलोमीटर दिल खेल के घूमो मैराथन का आयोजन भी किया गया था। आपको याद रखना है खुजराहो नृत्य महोत्सव ज्यादा डिटेल में पूछे तो ये पूछ सकता है कितने नंबर का? 48। एक्स कोबरा वॉरियर 2022 भारत और किस देश के बीच होना था, लेकिन यूक्रेन हमले के कारण रद्द कर दिया गया? ये युद्धाभ्यास आपको 1% मिलेगा, चाहे आप वीडियो मेंस का दे दो, चाहे आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे दो, कोई भी, जहां इंडिया करंट की बात है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको देखो क्या नाम है? एक्स कोबरा वॉरियर। तो ये भारत और इंग्लैंड के बीच होना था, लेकिन रूस और यूक्रेन विवाद के कारण रद्द करना पड़ा इसको, क्योंकि उधर ही तो है, उधर ही तो जाना यूरोप में भारत की सेना को। तो 6 मार्च से 27 मार्च को होना था ये। भारतीय वायुसेना इंग्लैंड के वेडिंगटन में एक्स कोबरा वॉरियर 2022 का वायुसेना अभ्यास। अब कई बार पेपर में ये भी आ जाता है एक्स कोबरा वॉरियर अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच होना था। ये किस सेनाओं के बीच होता है? क्योंकि 3 सेना है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। कई बार वो सेना पूछ लेता है, तो वायुसेना के बीच, ये भी ध्यान रखना। अगला, खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया? बस आ गया प्रश्न, नूर आ गया, खैबर आ गया। प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे पेपर में सिंपल से। पिछले 1 साल में आप इंडिया के करंट अफेयर्स देखो, बेसिक नॉलेज आपको करंट का होना जरूरी है। खैबर, तो खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक अनावरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया ईरान के द्वारा। इसके द्वारा? ईरान। नूर, खैबर, ये ईरान की आ गई। तो ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक मिसाइल का अनावरण किया है। इसकी मारक क्षमता है वो 1450 किलोमीटर है। यह मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है। अब मुझे कमेंट करके बता देना, आपको पता है भारत और रूस ने मिलकर एक मिसाइल बनाई थी ब्रह्मोस। या सभी को पता है ब्रह्मोस? भारत ने अपनी स्वदेश तकनीकी से इस ब्रह्मोस को बेच दिया है, भारत ने बेचना शुरू कर दिया है। तो इस सबसे पहली ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला देश कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, मालदीव, वियतनाम, हांगकांग, फिलीपींस। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, फिलीपींस, हांगकांग, वियतनाम, मालदीव। मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार उस क्वेश्चन को। तो देखते हैं कितने विद्यार्थी गौर करके पढ़ते हैं, कितने को याद रहते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में मिले तेल के भंडार को क्या नाम दिया गया? हाल ही में बाड़मेर में तो वैसे कुएं बहुत है, फिर भी एक तेल का कुआं और मिल गया, तेल के भंडार मिले हैं, उसको नाम दिया दुर्गा। क्या नाम दिया है? दुर्गा। तो वेदांता समूह की कंपनी केर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। यह तेल केर्न ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था, जो उन्हें ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। ब्लॉक आरजे ONHP 2017 एक बाड़मेर जिले के चोटन और गुड्डामलानी तहसील में स्थित है। यह खोज तीसरी ऐसी खोज है जिसे कंपनी ने ओपन एक्वेरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत सूचित किया है, और इसका नाम क्या है? दुर्गा। पेपर में यही आएगा, दुर्गा क्या है? एक तेल का कुआं है, कहां पे? बाड़मेर। अगला, भारतीय वायुसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? अब ये क्वेश्चन सारे आ रहे हैं और मैं आपको बता देता हूं, करंट आपको पढ़ना है। मान के चलो 2021 का जून जुलाई से लेकर अब मार्च 2022 तक पढ़ना है। राजस्थान करंट अफेयर्स हमारा उपलब्ध, अगर कोई विद्यार्थी, क्योंकि ज्यादातर डाटा उपलब्ध रहेगा ना, राजस्थान का ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो राजस्थान में जितने भी अवार्ड, योजना कोई भी है वो पढ़ना है। लगातार मैं आपको क्लासें दे रहा हूँ, जैसे ये देखिए मार्च की दे दी। हर मंथली हमारी क्लास आती है, सुबह करंट क्लास आती है 7:30 पर फिक्स, वो देखा करो। शाम को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है। और ये देखिए पिछले 3 महीने का वीडियो दे दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसके लिंक कोई भी सूचना आप नानक क्लासेस पे जाओ, प्ले लिस्ट बनी हुई है, डेली क्लास की, वीकली क्लास की, मंथली की, 3 मंथ की, सब बनी हुई है। तो निरंतर अध्ययन कीजिए बढ़िया तरीके से। और हमारी पीडीएफ उपलब्ध है, अगर कोई विद्यार्थी पीडीएफ खरीदना चाहता है 2021 की पूरी और मार्च 2022 तक,
और कोई विद्यार्थी 2021 पूरी और मार्च 2022 तक राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ खरीदना चाहता है 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए, आपको 50 रुपए पे करने हैं और इसी नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है, स्क्रीनशॉट डाल के आप पीडीएफ ले सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी जनवरी, फरवरी और मार्च की इंडिया करंट अफेयर्स भी लेना चाहता है तो भी 50 + 10 जोड़ के टोटल कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाए। प्रिंट निकाल सकते हो, योजना, पुरस्कार, कोई बोर्डों का अध्यक्ष बना है, मंत्री बना है, सब इसमें इंक्लूड है। टोटल राजस्थान करंट अफेयर से 1% आपका बाहर नहीं जाने वाला। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। सिर्फ भारतीय नौसेना ही भाग लेगी, इसमें कोई देश भाग नहीं लेगा। तो भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण सिटी ऑफ डेस्टिनी टी के रूप में जाने जाने वाले शहर विशाखापट्टनम में शुरू हो गया। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारत के खिलाड़ी बने हैं। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारत के क्या विश्व के पहले सबसे बड़े खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने लखनऊ में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले T20 मुकाबले में रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और भारत के विराट कोहली को इस मामले में पछाड़ दी। और अब वर्तमान में रोहित शर्मा मुंबई टीम के कप्तान है, लेकिन लगातार आईपीएल में मुंबई हार रही है, ये भी आपने देखा। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश में है? इतना खतरनाक प्लांट है ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट, हाल ही में चर्चा में क्यों है? ये है यूक्रेन के अंदर, क्योंकि इस पर अधिकार किसने कर लिया, कब्जा किसने कर लिया? रूस ने। तो रूस की सेना ने यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया। चेर्नोबिल प्लांट अप्रैल 1986 में चौथे रिएक्टर में खराब सुरक्षा परीक्षण के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। चेर्नोबिल प्लांट यूक्रेन के प्रिपियत शहर में है। इस शहर को साल 1970 में बसाया गया था। तो ये याद रखना, चेर्नोबिल प्लांट एक और प्लांट है, ऐसा उल्टा सीधा सा नाम है। दोनों ही प्लांट कहां पे है? यूक्रेन में। हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने किसे हराकर इतिहास रच दिया? भारत के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने किसे हराकर इतिहास ही रच दिया? वो है इसको मैग्नस कार्लसन, बहुत बड़ा नाम है, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया। तो देखिए, हाल ही में भारत के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एयर थिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में नॉर्वे के विश्व चैंपियन और नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। 16 वर्षीय प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा के बाद कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय हैं। यानी विश्वनाथ आनंद बहुत बड़ा नाम है हमारे भारतीय खेमे में, और पेंटाला हरिकृष्णा, इनके बाद अगर हराया है इस कार्लसन को, नॉर्वे को, तो ये प्रज्ञानंद ने। तो अपने आप में चर्चा में पेपर में सीधा ही आ जाएगा, रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ये प्रश्न तो आएगा, आ चुका है एक पेपर में, तो यूक्रेन के अंदर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया है। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। तो युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। और एक ऑपरेशन और याद रखना, ऑपरेशन देवी शक्ति। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर चलाए गए राहत और बचाव अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति है। अब इससे तो ये याद रख लो कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो गया और तालिबान से सेना तो बड़ी मुश्किल से लगती है, इसलिए देवी शक्ति काम करेगी, ऑपरेशन देवी शक्ति। और 3-4 दिन पहले हमारी सुबह 7:30 पर जो करंट की क्लास आती है, उसमें मैंने कम से कम 20 ऑपरेशन बता दिए आपको। ऑपरेशन संबल वगैरह जितने ही है, देवी शक्ति है, ऑपरेशन 25 है, 80 है, सब बता दिए। ऑपरेशन बंदर, जिसने क्लास देखी है सुबह करंट की, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई। एक प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, तो भारत को स्थान मिला है 43वां। कौन सा स्थान मिला है? 43वां। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में भारत को 43वां स्थान मिला है। सूचकांक में पहले नंबर पर अमेरिका है और सबसे अंतिम में वेनेजुएला है। तो ये आज के आपके प्रश्न हो गए, लगभग 41 प्रश्न हो गए। हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। बस आप सभी का प्यार, स्नेह, सपोर्ट चाहिए। निरंतर अध्ययन कीजिए। और राजस्थान पुलिस के लिए आपको यहाँ से अलावा करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया, इंटरनेशनल, राजस्थान,
बाकी जो भी हमारी क्लास आती है अटेंड करें, शाम की 9 बजे की करंट। और रीट के लिए भी ध्यान रखना, राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा, राजस्थान जीके खूब आएगा, तो उसके लिए पढ़ना है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अकेले राजस्थान पुलिस के लिए नहीं है। जहां जहां इंडिया करंट अफेयर्स की बात आती है वहां सब इंपॉर्टेंट है। तो निरंतर अध्ययन करें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें कोई भी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लिंक लेके और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ग्रुप हमारा, ताकि आपको कोई भी हमारा वीडियो आए आप तक सूचना मिले। सूचना मिलेगी तो आपको पता लगेगा कौन सा वीडियो आ रहा है, नहीं तो फिर आप कमेंट करते रह जाओगे कि ये वीडियो डालो, ये जल्दी योजना का वीडियो आएगा, अभी पोर्टल का वीडियो आएगा, सारे अगले 5-10 दिनों में आपको सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो निरंतर अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।